तो हेलो फ्रेंड, चलिए यूनिट 5 का ये चैप्टर 4 है। इसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति यानी पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे। तो शक्ति का अर्थ क्या होता है? जेम्स एच वुल्फ एवं थियोडोर ए कोलंबिस ने इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन पावर एंड जस्टिस 1935 नामक रचना में शक्ति के परास, डोमेन एवं क्षेत्र को महत्वपूर्ण माना। तो शक्ति के रेंज को, उसके डोमेन को और एरिया को महत्वपूर्ण माना। मॉर्गनथाउ ने शक्ति को राजनीतिक संदर्भ में परिभाषित करते हुए कहा, इस शक्ति का अर्थ है दूसरे व्यक्तियों के मन और क्रियाओं पर अन्य व्यक्ति का नियंत्रण। ठीक इसी प्रकार स्वाजनबर्गर का मानना है कि यह व्यक्ति या राष्ट्र की वह क्षमता है जो दूसरों से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करा सके। इसलिए शक्ति को एक व्यापक सिद्धांत माना जाता है। इसका आशय है कि एक राज्य दूसरे राज्य के विदेश नीति या दूसरे राज्य के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। इसलिए शक्ति का प्रयोग करने के लिए कुछ साधन भी अपनाए जाते हैं। ये साधन बल प्रयोग, जोड़ तोड़ तथा अन्य विनय के द्वारा पूरे किए जाते हैं। उदाहरण के लिए शीत युद्ध काल में अमेरिकी विदेश नीति में मार्शल प्लान के माध्यम से डॉलर डिप्लोमेसी का भी प्रयोग किया गया। दूसरी ओर नाटो रूपी सैन्य संगठन के माध्यम से बल प्रयोग भी किया गया। स्वाजनबर्गर ने शक्ति और प्रभाव में भेद किया, क्योंकि प्रभाव के द्वारा भी दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं, लेकिन प्रभाव में बल प्रयोग की क्षमता अनुपस्थित होती है। शक्ति का सिद्धांत, तो थ्योरी ऑफ पावर। क्लाउजविट्ज का मानना है कि शक्ति युद्धों में व्याप्त होती है, शक्ति युद्धों में व्यक्त होती है, इसमें शत्रु को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। मिचेल हार्वर्ड का मानना है कि राज्य राजनीतिक शक्ति के प्रदर्शन हेतु तथा अपनी राष्ट्रीय हितों के संरक्षण हेतु इसे प्रयोग में लाते हैं। क्विंसी राइट हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार के अनुसार शक्ति सिद्धांत क्षमता को अर्जित करने और उसे बढ़ाने का सिद्धांत है, जिससे राष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्वतंत्र कर्ता के रूप में कार्य कर सके। ऑर्गेन्स्की, तो शक्ति दूसरे राष्ट्रों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। जब तक कोई राष्ट्र यह नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही संपन्न क्यों न हो, शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष के रूप में, तो इंटरनेशनल रिलेशन एज अ पावर स्ट्रगल। तो मॉर्गनथेउ जैसे रियलिस्टों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष कहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशन उन्होंने पावर स्ट्रगल के रूप में परिभाषित किया, जो शाश्वत है यानी जो इटर्नल है। प्रत्येक राष्ट्र राज्य ज्यादा से ज्यादा शक्ति अर्जित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसी शक्ति के द्वारा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है। इसलिए मॉर्गनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता, विधि या आर्थिक कारकों की बजाय शक्ति और राज्य की स्वायत्तता पर बल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शक्ति के रूप में देखने का यह दृष्टिकोण अत्यंत पुराना है, जो कौटिल्य और थ्योसाइडाइडस जैसे परंपरागत विचारकों के विचारों में देखा जा सकता है। E.H. कार ने शक्ति को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला सैन्य शक्ति यानी मिलिट्री पावर, दूसरा इकोनॉमिक पावर यानी आर्थिक शक्ति, और तीसरा जनमत को प्रभावित करने वाली शक्ति। E.H. कार यह भी मानते हैं कि शक्ति की संकल्पना मूलतः अविभाज्य है यानी इंडिविजुअल है। इसलिए शक्ति को 3 श्रेणियों में विभाजित करने का आशय शक्ति का विभाजन करना नहीं है। शक्ति की संकल्पना मूलतः सापेक्षिक है यानी ये रिलेटिव है, निरपेक्ष नहीं है यानी एब्सोल्यूट नहीं है। उदाहरण के लिए अमेरिका को शक्तिशाली कहने का आशय चीन, रूस, फ्रांस, जापान की तुलना में हो सकता है, निरपेक्ष रूप में नहीं। शक्ति का वस्तुनिष्ठ मापन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक सापेक्षिक संकल्प है, यह एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। लेकिन शक्ति के विभिन्न अवयवों का मापन किया जा सकता है। शक्ति के अवयव कंपोनेंट कौन कौन से हैं? शक्ति के 2 प्रकार के अवयव हैं। पहला मूर्त अथवा ठोस अवयव यानी जो कंक्रीट कंपोनेंट, इसमें जनसंख्या, आर्थिक विकास, शासन का स्वरूप, भूभाग सम्मिलित है। अमूर्त यानी अब्स्ट्रैक्ट अथवा वैचारिक यानी आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट, जिसमें विचारधारा आती है, नेतृत्व आता है, मनोबल आता है, नागरिकों का चरित्र सम्मिलित होता है। फिर तीसरा है शक्ति के मूर्त और अमूर्त अवयवों के सामंजस्य से ही राष्ट्र शक्तिशाली बनता है। पहला है भूभाग यानी भूगोल, ज्योग्राफी, तो इसमें आकार होता है, अवस्थिति क्या है, जलवायु कैसी है, स्थल आकृति कैसी है, सीमाएं कैसी हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो किसी भी देश के
किसी भी राष्ट्र के शक्ति का निर्माण करती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हिमालय भारत का एक नेचुरल बैरियर है जो भारत को हमेशा प्रोटेक्ट करता है। फिर दूसरा जनसंख्या। जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के शक्तिशाली होने का महत्वपूर्ण आधार होता है। जलवायु और अवस्थिक विशेषताएं तभी महत्वपूर्ण एवं प्रभावी हो सकती हैं जब वहां समुचित जनसंख्या का वास हो। लेकिन जनसंख्या विस्फोट शक्ति के मार्ग में बड़ी बाधा है, क्योंकि अधिकांश विकासशील देशों में बड़ी मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है। हॉक्सले का मानना है कि अत्यधिक जनसंख्या होना असुरक्षा और अव्यवस्था को जन्म देता है। ऐसे देशों में शासन प्रणाली प्रायः अधिनायकवादी हो जाती है। जनसंख्या का अधिक होना ही अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि चीन, भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं, लेकिन दूसरी ओर जापान और पश्चिमी जर्मनी की जनसंख्या अधिक है, लेकिन सभी की आर्थिक वृद्धि एवं राष्ट्रीय शक्ति समान नहीं है। इसलिए जनसंख्या में लिंग अनुपात का बेहतर होना, जीवन स्तर का बेहतर होना, स्वास्थ्य साक्षरता की उच्चतम दर होना तथा जनसंख्या प्रशिक्षित एवं कुशल हो, तभी वह राष्ट्रीय शक्ति का स्रोत हो सकती है। पार्मर एवं पार्किंसन का तो यहाँ तक की मानना है कि लोगों में शिक्षा और साक्षरता के साथ उनकी धार्मिक एवं वैचारिक मान्यताएं तथा उनमें पाए जाने वाले मनोबल किसी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाता है। तकनीक यानी टेक्नोलॉजी। तो वस्तुतः विकासशील देशों एवं विकसित देशों के मध्य तकनीक का ही मूल भेद होता है। तकनीक का आशय अनुपयुक्त विज्ञान से है तथा तकनीक के द्वारा ही नई पद्धतियों, नए उत्पादन तथा नए बाजार का निर्माण हुआ है। अधिकांश अनुसंधान यानी रिसर्च व्यवस्थाएं विकसित और शक्तिशाली राष्ट्रों में हैं। उद्योग, कृषि, दवाइयां, शिक्षा, परिवहन, वित्त जैसे क्षेत्रों में नित्य नए अनुसंधान किए जा रहे हैं। इसलिए रॉबर्ट हिल ब्रोनर का मानना है कि आधुनिक समय की सबसे बड़ी विशेषता तकनीकी है। तकनीकी का प्रयोग युद्ध क्षेत्र में, परमाणु तथा अंतरिक्ष क्षेत्रों में तथा समाज के विकास में भी किया जाता है। जैसा कि बार्डविन का मानना है कि जर्मनी एवं जापान पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जो विजय दिलाई वह उनकी सैन्य क्षमता और तकनीकी का ही प्रमाण था। विचारधारा यानी आइडियोलॉजी। तो मॉर्गनथाउ ने विचारधारा में निम्नलिखित विचारधाराओं को स्वीकार किया है। तो मॉर्गनथाउ ने विदेश नीति में निम्नलिखित विचारधाराओं को स्वीकार किया है। पहला, यथास्थितिवादी विचारधारा यानी स्टेटस कोइज्म की आइडियोलॉजी। इसमें शांति एवं अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार कार्य किया जाता है। दूसरा, साम्राज्यवादी विचारधारा यानी इंपीरियल आइडियोलॉजी, जिसमें आक्रामक विदेश नीति को स्वीकार किया जाता है। तीसरा, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की विचारधारा। संप्रति अमेरिका जैसी महाशक्ति लोकतंत्र, मानवाधिकार एवं शक्ति की विचारधारा के नाम पर, शांति की विचारधारा के नाम पर अपने राष्ट्रीय हितों को शक्तिशाली राज्यों में पूर्ण करने का प्रयास कर रही है। मनोबल, इसमें मोटिवेशन मनोबल यानी मोराल। तो मनोबल का अभिप्राय व्यक्तित्व एवं गरिमा को बनाए रखने में है। मनोबल में उत्साह, विश्वास, पात्रता, साहस तथा आस्था जैसे गुणों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। इसी मनोबल के द्वारा लोगों को राष्ट्र के प्रति त्याग और बलिदान के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा उन्हें आपसी मतभेदों को भुलाने की सलाह दी जाती है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र नागरिकों के मनोबल में वृद्धि का प्रयास करता है तथा मनोबल के निर्माण के लिए प्रचार और प्रोपेगेंडा का भी प्रयोग करता है। लोगों के इस मनोबल की वृद्धि के लिए सदैव नेतृत्व की आवश्यकता होती है। जैसा कि अमेरिकी विदेश नीति में बार बार कहा जाता है कि हमने तो अभी युद्ध प्रारंभ किया है, अभी आगे की लड़ाई शेष है, अभी हमने केवल युद्ध स्टार्ट किया है, अभी आगे की लड़ाई शेष है, क्योंकि हमें पूरी दुनिया के लिए लोकतंत्र को सुरक्षित बनाना है। वस्तुतः राष्ट्रीय चरित्र की भूमिका शक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है तथा यह राष्ट्रीय चरित्र दुनिया के विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है। जैसा कि पार्मर और पार्किंसन की मानता है कि नंबर 1, चीनी लोग सार्वभौमिक अपरिवर्तनशीलता में विश्वास करते हैं, यानी यूनिवर्सल इम्यूटेबिलिटी में विश्वास करते हैं कि परिवर्तन नहीं होगा। फिर दूसरा, जर्मनवासी के राष्ट्रीय चरित्र थारोनेस शांतिपूर्ण के अर्थ में व्यक्त किया जाता है। तो जर्मनवासियों के राष्ट्रीय चरित्र थारोनेस शांतिपूर्णता के अर्थ में व्यक्त किया जाता है तथा कुशलता एवं अनुशासन की जर्मनवासियों का राष्ट्रीय चरित्र माना जाता है तथा कुशलता व अनुशासन भी जर्मनवासियों का राष्ट्रीय चरित्र माना जाता है। रूसियों का राष्ट्रीय चरित्र उनका अटूट जुझारूपन है।
दक्षिणी अमेरिकी देशों का राष्ट्रीय चरित्र उनकी धार्मिक भावना के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अमेरिकी एवं कनाडियाई व्यक्तियों का राष्ट्रीय चरित्र खोजकर्ता एवं संसाधनों की पूर्णता के रूप में देखा जाता है। पार्किंसन के अनुसार इंग्लैंड वासियों का राष्ट्रीय चरित्र कॉमन सेंस है। यद्यपि किसी भी देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रीय चरित्र का निर्धारण करना अत्यधिक कठिन एवं विवादास्पद है, लेकिन यह राष्ट्र शक्ति का एक बड़ा स्रोत माना जाता है, जैसा कि हैंस मॉर्गनथाउ ने अपनी रचना पॉलिटिक्स अमंग नेशन: द स्ट्रगल फॉर द पावर एंड पीस 1948 में भी स्वीकार किया है। नेतृत्व यानी लीडरशिप। तो बिना नेतृत्व के ना तो राज्य का निर्माण हो सकता है और ना ही तकनीक का विकास हो सकता है और ना ही कोई देश विकसित हो सकता है। बिना नेतृत्व के मनोबल को भी नहीं बढ़ाया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह नेतृत्व युद्ध के समय महत्वपूर्ण होता है तथा शांति के समय कूटनीति में भी नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नंबर 1, जोसेफ नाई के द्वारा सॉफ्ट पावर का शब्द प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत नेतृत्व, विचारधारा, संस्कृति तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में नेतृत्व को सम्मिलित किया जाता है। हार्ड पावर के अंतर्गत सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और तकनीकी शक्ति को सम्मिलित किया जाता है। हेडले बुल, द कंट्रोल ऑफ आर्म रेस। हेडले बुल की रचना का क्या नाम है? द कंट्रोल ऑफ आर्म रेस। संप्रभुता यानी सॉवरेंटी, वो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र या जनसमूह पर सत्ता या प्रभुत्व के नियंत्रण का अन्य अधिकार को संप्रभुता कहते हैं तथा संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व है। भूमंडलीकरण और राष्ट्र राज्य। तो सुजैन स्ट्रेंज ने कहा है कि राज्य वैश्वीकरण की उच्च शक्ति के समक्ष पीछे हट रहा है। तो स्टेट इज रिट्रीटिंग ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। भूमंडलीकरण का मूल अभिप्राय राज्यों का विश्व में वस्तु, सेवा एवं वित्त का मुक्त आदान प्रदान है। वर्तमान भूमंडलीकृत विश्व में एक वैश्विक गांव का निर्माण यानी ग्लोबल विलेज का निर्माण हो रहा है। पार राष्ट्रीय संबंधों का विकास हो रहा है। तो ट्रांसनेशनल रिलेशन का निर्माण हो रहा है। इसलिए राज्य की परंपरागत शक्ति या संप्रभुता में हास या क्षरण देखा जा सकता है, क्योंकि राज्य एक भौगोलिक संकल्पना या भूभाग विशेष में सर्वोच्च वैधानिक सत्ता का प्रयोग किया जाता है। डेविड हेल्ट के अनुसार समकालीन भूमंडलीकरण के युग में राज्य के परंपरागत कार्यों में निम्नलिखित रूप में कमी देखी जा सकती है। पहला, आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण कम हो रहा है। दूसरा, सुरक्षा बनाए रखने के कार्य भी अंतरराष्ट्रीय या अधिराष्ट्रीय कर्ताओं को सौंपा जा रहा है। फिर तीसरा है, अब राज्यों के लिए आर्थिक निर्णय क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों द्वारा किए जा रहे हैं। चौथा है, अनेक वैश्विक एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा राज्य के लिए अनेक विधियों का निर्माण किया जा रहा है। परंपरागत रूप में राज्य का मूल कार्य विधि निर्माण, आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखना तथा सुरक्षा बनाए रखना माना जाता था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के इस युग में राज्य के इन कार्यों में प्रभावी कटौती देखी जा रही है। इससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य की भूमिका का क्षरण हो रहा है और अति भूमंडलीकृत विचारकों की मान्यता ऐसी ही प्रतीत हो रही है, जिन्होंने कहा है कि विश्व में भौगोलिक सीमाएं संकुचित होती जा रही हैं। रियलिस्टों के अनुसार राज्य का महत्व कभी भी कम नहीं हो सकता। इसलिए रियलिस्टों ने ग्लोबलाइजेशन के युग में राज्य को प्रधानता प्रदान की है, क्योंकि इनके अनुसार राज्य अपने राष्ट्रीय हितों के लिए ही इन संगठनों का सदस्य बनता है तथा ये संगठन राष्ट्रीय हित बनाए रखने के माध्यम मात्र हैं। इन लोगों ने यहाँ तक माना है कि ग्लोबलाइजेशन भी कुछ शक्तिशाली राज्यों द्वारा प्रतिपादित विचार है। इस शीत युद्धोत्तर पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में विश्व में भी राज्यों के मध्य संघर्ष बने रहेंगे। अतः रियलिस्टों ने अति भूमंडलकृतवादियों या उदारवादियों की मान्यता को चुनौती दी। वस्तुतः भूमंडलीकरणवादियों और यथार्थवादियों के विचारों में आंशिक सत्यता है तथा दोनों के विचार एक दूसरे के पूरक हैं। यानी हाइपर ग्लोबलिस्ट जो हैं, अति भूमंडलकरणवादियों की मान्यता सत्य है, जबकि वे दुनिया में अंतर्निर्भरता, वस्तु एवं सेवाओं के मुक्त आदान प्रदान को स्वीकार करते हैं, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राज्य का महत्व कम हो रहा है या क्षीण हो रहा है। इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, यूरोपीय यूनियन जैसे संगठनों की सदस्यता राज्य अपने हितों के लिए अर्जित करते हैं तथा वे इसे छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरा, यह वास्तविकता है कि जहां राज्य शक्तिशाली है तथा राज्य द्वारा आधारभूत संरचनाओं का विकास किया गया है, उन राज्यों में ग्लोबलाइजेशन का लाभ अधिक उठाया गया है, जबकि कमजोर राज्य ग्लोबलाइजेशन का प्रभावी लाभ उठाने में असमर्थ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के
निर्माण के बाद भी विदेश नीति और सुरक्षा के मुद्दों पर राज्यों के मध्य अभी भी मतभेद बने हुए हैं। उपरोक्त तथ्य यह प्रमाणित करते हैं कि राज्य का महत्व लगातार बना हुआ है, लेकिन इसका अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं है कि राज्य का वर्तमान स्वरूप हीगलवादी या हॉब्सवादी है। इसलिए राज्य के स्वरूप में समकालीन विश्व में निर्णायक परिवर्तन हुआ है। सुजैन स्ट्रेंज ने इसे नव मध्यकालीन राज्य की संज्ञा दी है। तो नियो मिडिवल स्टेट की संज्ञा दी है। अन्य लोगों के अनुसार यह सहभागी संप्रभुता का विचार है, यानी पार्टिसिपेटरी सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट है। पॉपुलर सॉवरेंटी या पार्टिसिपेटरी सॉवरेंटी का विचार है। समकालीन सूचना क्रांति एवं वैश्विक नागरिक समाज के युग में राज्य के कार्यों एवं गतिविधियों पर निर्णायक प्रभाव पड़ा है। वैश्विक नागरिक समाज और कॉस्मोपॉलिटन नागरिकता का विचार प्रभावी हुआ है। इसके बावजूद भी राष्ट्र राज्यों का महत्व अभी भी बना हुआ है। यह राष्ट्र राज्य अभी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की महत्वपूर्ण इकाई है।